हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी कर लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और इस क्लास में हम पिछली क्लास के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दूरी या आर के चेंज होने पर कैसे अपने जो ओरिजिनल फॉर्म है फिजिकल टू G m1m2/r² से चेंज होकर दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब डिपेंड करता है आर के ऊपर, यानी डिस्टेंस के ऊपर। दो पिंडों या कणों के मध्य जब दूरी चेंज होती है तो ये फॉर्मूला किस तरह से अपने आप में चेंज होता है। तो आज की क्लास में हमें इसी टॉपिक को क्लियर करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूनिवर्स की सभी कणों पर और सभी पिंडों पे लगता है जिनका कुछ मास हो। तो अगर आप यहाँ सपोज करें कि कोई ये पृथ्वी का सरफेस है और इसके ऊपर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है जिसको हम ए मान लेते हैं, और यहाँ पर एक पत्थर है जिसका मास है स्मॉल m, और इस अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M मानते हैं हम। अब जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो सभी पिंडों और सभी कणों पे लग रहा है। तो सेम इसका भी कुछ मास है। इसको, इस व्यक्ति का जो मास है उसे हम m' से डिनोट करते हैं, और ये जो स्टोन है उसको B पार्टिकल या B मान लेते हैं। अब आप देखिए कि क्या ये जो व्यक्ति है और ये जो पत्थर है ये आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं या नहीं। तो आपके माइंड में ये बात आती है कि जो व्यक्ति है वो इस पत्थर के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित क्यों नहीं हो रहा। एक मेन रीजन ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के, यानी दोनों पिंडों के मास के। दोनों पिंडों के जो मास है वो जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। अब आपको पता है, अब इन तीनों में जहां पर एक व्यक्ति है और एक स्टोन या पत्थर है और एक पृथ्वी है, सबसे ज्यादा जो मास है वो ये दोनों जो आपस में एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं वो न के बराबर है या नेग्लिजिबल है। और होता ये है कि ये दोनों ही जो अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है उससे ही आकर्षित होते हैं। ये स्टोन भी अर्थ के द्वारा लगाए ग्रेविटेशनल फोर्स से आकर्षित होगा और ये व्यक्ति भी। तो ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, आपकी ये बात होनी चाहिए कि यूनिवर्स के अंदर सभी प्लैनेट एक दूसरे पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं, सबका अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये हमारी अगर पृथ्वी है, अर्थ, ये हमारी अर्थ है, इसके बाद में और भी प्लैनेट है, जैसे ये मून है और ये जुपिटर ले लेते हैं। अगर ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे के ऊपर आकर्षित होते हैं तो अभी तक तो ऐसा होना चाहिए था कि ये अर्थ और ये मून दोनों ही इस जुपिटर के अंदर समा जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इसके और अदर रीजन भी हो जाते हैं कि ये अपनी अपनी अक्ष पर गति करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा अधिक है। डिस्टेंस बहुत अधिक होने से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, उसी लिमिट तक मून का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, और सेम जुपिटर का भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक लिमिट तक ही वर्क करता है। उस निश्चित दूरी से बाहर जाने पर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल इफेक्टिव नहीं रहता है। तो सेकंड बात आपकी ये क्लियर होनी चाहिए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरी के साथ में चेंज होता है। एक इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये केंद्रीकृत बल है। मीन्स कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका जो केंद्र होता है वो सेंटर में होता है। सेकंड, ये एक दुर्बल बल है या वीक फोर्स है, अत्यंत दुर्बल बल है। थर्ड, आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि F इज इक्वल टू
जी m1m2/r²। ये ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण बल के लिए है। एक दूसरा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला आवेशों के लिए है। दोनों देखने में सेम है। ये किसी कण या पिंड पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला है जो न्यूटन ने दिया था, और ये फॉर्मूला कूलाम ने दिया था। आवेश या चार्ज पार्टिकल जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, उस बल का जो फॉर्मूला वो ये है, जो दोनों दिखने में लगभग सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स लगने का जो तरीका है वो दोनों में सेम है। अब जो हम सेशन स्टडी करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्पज से कि उससे अभी तक जो हमने पढ़ी वो सिर्फ थ्योरी थी, कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं। आर के बदलने से गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन। तो आर हमें पता है कि आर दो पार्टिकल या दो पिंडों के बीच की दूरी है। जैसे आर चेंज होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में किस तरीके से चेंज होता है ये हमें देखना है। इसके 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि ये कोई, चलो इसे अर्थ ही मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है या कोई भी पिंड है। इसका जो मास है वो m, कैपिटल M है, और ये दूसरा पिंड है जिसका मास स्मॉल m है। फर्स्ट हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीकृत बल है, तो ये इसके सेंट्रल, तो ये इस पिंड के सेंटर से इसके सेंटर के बीच में लगेगा, और इस दूरी को मानते हैं स्मॉल r। अब जो फॉर्मूला है वो होगा F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m/r²। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है जो अभी तक हम देख रहे थे। सेकंड, अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पिंड है या गोला है ये ठोस हो या खोखला हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला ही रहता है। अब देखते हैं केस नंबर 2। इसमें यही पिंड है जिसका मास m है, और यही दूसरा पिंड है जिसका मास स्मॉल m है। लेकिन अब कंडीशन ये है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, या यूं कहें कि दोनों पिंड सरफेस से एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक केंद्रीकृत बल है, तो ये सेंटर से ही लगेगा। तो अभी देखिए कि ये दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, और इस बड़े वाले पिंड की जो त्रिज्या है, रेडियस, वो कैपिटल R है। तो अभी आपको दिख रहा है कि जो कैपिटल R वाले पिंड की जिसका मास कैपिटल M है, उसकी रेडियस कैपिटल R है, वो इक्वल है स्मॉल r के, मीन्स कि इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के इक्वल है। तो अब फॉर्मूला कैसे चेंज होता है? F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m/, तो यहाँ पे ये r², क्योंकि जो बड़े वाले पिंड की जो त्रिज्या है वो इक्वल है इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के। तो हमने कुछ नहीं किया, जो मेन हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर r, स्मॉल r की जगह हमने कैपिटल R पुट किया है। तो यहाँ तक ये केस फर्स्ट और केस सेकंड से जो फॉर्मूले निकल कर आए हैं वो दोनों ही इजी है। एक थर्ड केस और है जो इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं केस थर्ड की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर ये कोई ठोस गोला है जिसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कैपिटल M है, और एक दूसरा गोला जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। जो बड़े वाला जो गोला है उसका जो सेंटर है उससे इसकी गोले की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है,
और बड़े वाले गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो अब अगर इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वो कितनी दूरी पे लगेगा? वो इस बड़े वाले गोले के केंद्र से इस छोटे वाले गोले के केंद्र तक लगेगा। तो अगर हम इसको 3 डायमेंशनल में देखें तो ये पूरा एक गोला बनाता है। अब हमें ये देखना है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी जो रेंज है वो सिर्फ इतनी दूरी तक ही है। बाहर वाले एरिया में यानी कि इस एरिया में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा। तो और ये जो नया पिंड या गोला बना है इसका मास हम ले लेते हैं m'। अब जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू G, ये इन दोनों पिंडों के बीच में लगेगा। m'(m/r²). अब अगर आपको ये है कि ये m' यानी इस जो नया जो पिंड जनरेट हुआ है उसका अगर आपको मास निकालना है, m' की वैल्यू आपको चाहिए, तो वो आप कैसे निकालेंगे? अब देखते हैं कि ये जो एक तरह का गोला है ये ठोस गोला है और किसी गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r³, क्योंकि इसकी जो रेडियस थी वो कैपिटल R थी, इज इक्वल टू m के है। और एक के लिए ये होगा m/4/3 पाई r³। सेकंड, अब इस छोटे वाले जो नया गोला जनरेट हुआ है उसके लिए देखिए 4/3 पाई r³, क्योंकि इसकी रेडियस इन दोनों के बीच की दूरी के इक्वल है और ये होगा m' के। और एक के लिए हो जाता है m'/4/3 पाई r³। और समीकरण नंबर 1 में भी इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और समीकरण नंबर 1 में भी 4/3 पाई इज इक्वल टू m/r³। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से फाइनल रिजल्ट m/r³ इज इक्वल टू m'/r³। हमें m' की वैल्यू चाहिए थी, यानी जो नया पिंड जनरेट हुआ है उसका मास चाहिए था। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? m' इज इक्वल टू m/r³ अपॉन कैपिटल R³। अब ये m' की वैल्यू हम पुट करेंगे हमारे फोर्स में और रिजल्ट आएगा G कैपिटल m/r³ m अपॉन कैपिटल R³ अपॉन r²। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो एक r बच जाएगा, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू G m अपॉन r³। ये फाइनल फॉर्मूला हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। इस केस में जब कोई एक m द्रव्यमान का पिंड एक बड़े कैपिटल M द्रव्यमान के पिंड के अंदर स्थित हो। जो केस थर्ड था उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है ये। इसमें सभी कंडीशन वही है, मीन्स कि ये अर्थ है जिसका मास है कैपिटल M और ये एक दूसरा पिंड है जिसका मास स्मॉल m है। अर्थ की जो रेडियस है वो कैपिटल R है और इसके सेंटर से इस स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड की बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। लेकिन बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये ठोस गोला नहीं होकर ये खोखला गोला है। और जब ऐसी कोई कंडीशन होगी खोखला गोला है के लिए आपको फोर्स निकालना है, केस नंबर 3 के सारे क्राइटेरिया पूरे होते हों और वो जो पिंड है वो खोखला हो, तब जो फोर्स होता है वो इक्वल 0 के होता है। फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। ये तीनों ही फॉर्मूले जो आज हमने डेराइव किए हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।